नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट पेश, सभी वर्गों को कुछ न कुछ विजन गति। कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक, योजनाओं का क्रियान्वयन रहे पहली प्राथमिकता। मामूली विवाद में पड़ोसी की हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार। और 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू, परीक्षा केंद्रों में रही तगड़ी सुरक्षा। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की सरकार अपना दूसरा और राज्य का 25वां बजट सोमवार को पेश किया। पिछला बजट साल 2024-25 में 1,47,446 करोड़ का था। इस बार बजट में युवाओं को नौकरियां, शिक्षा समेत महिलाओं के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई, जिसको लेकर आम जनता ने खुशी जाहिर की। पूरे प्रदेश सहित न्यायधानी में आम जनता ने जनता हितैषी बजट बताया है। आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमत में राज्य सरकार की तरफ से 1 रुपए की कमी की गई है। इसके साथ ही 1500 करोड़ के बजट से इलाज की सेवा सुदृढ़ की जाएगी। प्रदेश में महिला बाल विकास के लिए 5000 करोड़ का बजट महतारी वंदन को दिया गया। रेडी टू ईट स्व सहायता समूहों को भी सहायता दी जाएगी। इसके अलावा नगरीय निकाय में 750 करोड़ का प्रस्तावित बजट पेश किया गया। अमृत मिशन को 744 करोड़ रुपए मिले हैं। 800 करोड़ रुपए स्वच्छता परियोजना पर खर्च किए जाएंगे। गृह प्रवेश योजना को 100 करोड़ मिलेंगे। 17 नए नालंदा परिसर खुलेंगे, जिसमें 100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं व्यापारी वर्ग को भी टैक्स में राहत दी गई है, जिसको लेकर आम जनता मानस ने भी इस बजट को लेकर खुशी जाहिर। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस बार के इस जो स्पीच है उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूं कि हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके 2 आयाम हैं अध्यक्ष महोदय, प्रमुख आयाम। एक अच्छी नीयत और दूसरी कर्मठता। उसी कर्मठता से प्रेरित होकर अध्यक्ष महोदय इस बार का बजट भाषण मैंने खुद अपने हाथ से, अपने हैंडराइटिंग से लिखा है और उसी की प्रतिलिपि सभी सम्मानित सदस्यों को उपलब्ध कराई है, मेरी हैंडराइटिंग वाली प्रति अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ के युवा प्रतिभा आशुतोष ने कहा है, कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय तो तुम वीर नारायण गुंडाधुर की तलवार लिख देना। कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय तो तुम वीर नारायण गुंडाधुर की तलवार लिख देना। कोई जो पूछे समानता का पर्याय तो तुम गुरु घासीदास महान लिख देना। कोई जो पूछे राम राम का पर्याय तो छत्तीसगढ़ी में जय जोहार लिख देना। और कोई जो पूछे चारों धाम का पर्याय तो तुम मेरे छत्तीसगढ़ का नाम लिख देना। छत्तीसगढ़ सरकार में बजट बहुत अच्छा रहा है। सब चीज को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला लिया है, जो कि युवा वर्ग के लिए भी देखी है, व्यापारी वर्ग के लिए जीएसटी में भी कटौती की है, के लिए पेट्रोल में लाई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की सरकार का बजट अच्छा रहा। ये बजट युवाओं के लिए अच्छा है, उनके लिए रोजगार निकला है और एक स्कूली टीचर्स के लिए भी नौकरी है और स्वास्थ्य में भी थोड़ा गवर्नमेंट ने कुछ सुविधाएं दी हैं। ये युवाओं के लिए, सबके लिए ये बजट बहुत अच्छा है। बजट अच्छा है। व्यापारियों के लिए जीएसटी में जो 25,000 रुपए छूट दिया है, महिलाओं के लिए अच्छा है। मेट्रो ट्रेन चली, रैपिड रूट चल रही है, पेट्रोल रेट भी कम किया है और रोजगार के नए अवसर दे रहे हैं। कुल मिलाकर बजट अच्छा है, बजट अच्छी आए।
छत्तीसगढ़ की शायद सरकार द्वारा जारी राज्य के 25वां बजट सोमवार को पेश किया गया, जिसमें राज्य के कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में से एक केंद्र के समान महंगाई भत्ते को पूरा कर दिया गया है। जहां बजट की घोषणा कर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ता डीए बढ़ाकर 53% कर दिया है, जिसके बाद अब मार्च माह का वेतन जो अप्रैल में देना होगा बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ दिया जाएगा। इसे लेकर कर्मचारियों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सालों की पीड़ा को मीडिया के माध्यम से रखा है, जहां उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के डीए की मांग को पूरा किया है, जो स्वागत योग्य है, लेकिन सालों से लंबित डीए के एरियस राशि को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जहां केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी से डीए में बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं राज्य के कर्मचारियों को मार्च महीने से बढ़े हुए डीए का भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान, केसलेस चिकित्सा सुविधा, 300 दिवस अर्जित अवकाश, नकदीकरण, अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित लिपिकों की वेतन विसंगति के साथ साथ अन्य संवर्गों के वेतनमान में सुधार को लेकर कोई ठोस पहल इस बजट में नहीं की गई, जिसे लेकर कर्मचारी वर्ग उक्त बजट को संतुलित बता रहे हैं। जिले अपितु प्रदेश के कर्मचारी संगठन के प्रमुखों ने भी मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए मोदी की गारंटी को पूरा नहीं करने की बात कही है। गांव को यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है। जसपुर के मधेश्वर पहाड़ को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना गया है। इन उपलब्धियों से प्रेरित होकर एवं रोजगार के असीम संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस बजट में होम स्टे पॉलिसी के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसका विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा क्षेत्र होगा। इसके लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस पॉलिसी का विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा क्षेत्र होगा। अध्यक्ष महोदय, SSIP स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी के तहत छत्तीसगढ़ की युवाओं की रचनात्मकता, नवाचार और उद्यमिता को सशक्त बनाने एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। ये सारे प्रयास इसी उद्देश्य के साथ किए जा रहे हैं कि हम अपने युवाओं को शासकीय नौकरी के साथ साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था में निर्मित हो रहे रोजगार के नए विकल्पों के लिए तैयार कर सकें। ये हमारी रणनीति है। अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 20 विभागों में पिछले 1 वर्ष में 10,000 से अधिक भर्तियों की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में दी गई है। आने वाले वित्तीय वर्ष में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में भर्ती हेतु पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया को और तेज गति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन देखिए, मैं सीधा बात करूं तो आज कर्मचारियों के लिए मात्र 3% जो डीए की घोषणा हुई है, निश्चित वो स्वागत योग्य है कि हम लोग का डीए रुका हुआ था वो बराबरी पे आ गया। परंतु साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये जो मोदी जी की गारंटी में था कि हमको पुराना एरियस मिलेगा, उस संबंध में वित्त मंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा। साथ ही साथ मोदी की गारंटी जो जन घोषणा पत्र है उसमें किए हुए एक भी वादे बजट में प्रावधानित नहीं है। मैं चाहूंगा वित्त मंत्री जी कर्मचारियों के लिए भी बजट का पिटारा खोले अच्छे से। 1,90,000 करोड़ का बजट, जिसमें कर्मचारियों की यदि सभी मांगों को समाहित किया जाता तो 700-800 करोड़ में सारी मांगे पूरी हो सकती थी। और जो 100 दिन में करने का वादा इनकी सरकार ने किया था कि सरकार बनने के बाद 100 दिन के भीतर ही करेंगे, परंतु आज ये दूसरा बजट है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का। अब 2 बजट होने के बाद भी कर्मचारियों को सिर्फ डीए जो काफी एक बड़े बजट है, 1,36,000 से अधिक का बजट है और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ये किए जाने वाला पहला एक अनूठा पहल भी, और कर्मचारी हित में देखें तो निश्चित रूप से ये एक लाभ का विषय रहा है। और हमारे अधिकारी कर्मचारी को 3% वर्तमान में जो केंद्र में 53 चल रहे हैं और 3% अभी दे रहे हैं, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। अभी तक ये ऐसा नहीं हुआ था। बजट में कर्मचारी जितने सोचते थे उतना कहीं नहीं मिल पाता था और कभी कभी तो ऐसे भी अवसर आते थे कि कर्मचारियों को कुछ भी नहीं रहता था, सिर्फ निराशा लगता था। माननीय ओपी चौधरी जी ने निश्चित एक सराहनीय पहल की है। केंद्र और राज्य दोनों का जो प्रतिशत है महंगाई भत्ता, ये यदि कर्मचारी हित के हिसाब से यदि आप जैसा प्रक्रिया चाह रहे हैं, उस हिसाब से केवल हम कहेंगे कि एक बहुत ही आंशिक उपलब्धि है। आंशिक
जनवरी से जो महंगाई भत्ता दिए है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, उसको माननीय वित्त मंत्री जी ने 1 मार्च से दे स्वीकार किया है। 2 महीने का तो ऑलरेडी इसी डीए में जो है तो पता नहीं है कि वो इस राशि को क्या करेंगे। इसके पहले इस गवर्नमेंट में भी 2 बार और डीए बढ़ाए गए, उनकी अंतर राशि का क्या होगा वो तक पता है। कर्मचारियों के हिसाब से बजट संतुलित है कहिए, जैसे, लेकिन हमारा सोच था, हमारा मांग रखे थे कि जो महंगाई भत्ता के एरियस है उसका भी प्रावधान किया जाए, लेकिन हमको एरियस न देते हुए, क्योंकि केंद्र सरकार ने 3% का जो 53% माननीय चौधरी साहब ने घोषणा किया है वो केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से दिया है, लेकिन ये हमको मार्च से मिल रहा है। साथ ही हमारा बहुत पुराना, बहुत प्रतीक्षित जो एरियस है उसका भी उम्मीद था कि इस बजट में प्रावधान रखा जाएगा, वो भी नहीं रखा गया है, तो उससे कर्मचारियों में थोड़ा नाराजगी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भिलाई नगर निगम कमिश्नर को एक मामले में नोटिस का जवाब नहीं देने और ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर जमकर फटकार लगाई। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच ने पूछा कि नोटिस के बाद भी अदालत में उपस्थित क्यों नहीं हुए। इस पर आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जानकारी न होने का हवाला देते हुए माफी मांगी। हालांकि कोर्ट ने बाद में केस को निराकृत कर दिया। दरअसल साल 2018 में स्वच्छता अभियान के तहत कैंपस पॉली प्लास्टिक नामक कंपनी को डस्टबिन सप्लाई का ठेका दिया गया था। भिलाई नगर निगम को सूडा के माध्यम से यह टेंडर मिला था, लेकिन डस्टबिन की गुणवत्ता में खामियां पाए जाने पर निगम ने कंपनी के 10% भुगतान को रोक दिया। कंपनी ने बकाया राशि की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जब सुनवाई हुई तब निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान हाईकोर्ट ने नोटिस का जवाब नहीं देने पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि उनकी लापरवाही के कारण मामला लंबित रहा। भुगतान से जुड़े विवाद को देखते हुए कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के माध्यम से हल करने की जरूरत बताई। नगर निगम के वकील की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कंपनी की याचिका खारिज कर दी और निर्देश दिया कि भुगतान संबंधी विवाद का समाधान मध्यस्थता प्रक्रिया के जरिए किया जाए। संभागायुक्त महादेव कावरे ने सोमवार को पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त ओपन विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति का कार्यभार ग्रहण किया। कुलपति वंश गोपाल सिंह का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत राज्य सरकार ने संभागायुक्त श्री कावरे को कुलपति का प्रभार सौंपा है। कावरे ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि कुलपति के रूप में काफी चुनौतीपूर्ण दायित्व राज्य सरकार ने उन्हें सौंपा है। उन्होंने कहा कि निवर्तमान कुलपति के नेतृत्व में इस मुक्त विश्वविद्यालय ने विगत 10 सालों में काफी प्रगति की है, जिसके कारण नेक प्लस के ग्रेड की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धि इसे हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों के कामकाज को अब ई ऑफिस के रूप में परिवर्तित करना है। यूनिवर्सिटी के कामकाज को भी ई ऑफिस का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने 31 मार्च तक इसे पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि उनकी शिक्षा तकनीकी क्षेत्र IIT में हुई है। कामकाज में तकनीक का इस्तेमाल शुरू से ही उनकी प्राथमिकता में रहा है। गौरतलब है कि लगभग 70 एकड़ के रकबे में यूनिवर्सिटी का क्षेत्र फैला हुआ है और राज्य के 145 कॉलेज में इसका अध्ययन केंद्र स्थापित है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पूर्व कुलपति की तरह यूनिवर्सिटी के विकास में सभी शिक्षकों, अधिकारी एवं कर्मचारियों का सहयोग उन्हें भी मिलेगा। उन्होंने निवर्तमान कुलपति प्रोफेसर वंश गोपाल सिंह के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। साथ में चौथा एक और पत्रकारिता विश्वविद्यालय का भी 5 तारीख से प्रभार लेना है, क्योंकि हम लोग एक प्रशासनिक क्षेत्र से हैं और आप लोगों को मालूम होगा कि मैं भी जो है IIT दिल्ली से M.Tech किया हुआ हूँ, तो टेक्नोलॉजी डिलीवरी जो है इसी से जुड़ा हूँ। जैसे कि अभी राज्य शासन की मंशा है कि सभी चीजें ऑनलाइन हो और साथ में ई ऑफिस का एक बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है। जैसे कि मंत्रालय में सभी चीजें ई ऑफिस के रूप में हो गई। हम लोग जो फाइल में काम करते हैं, नोटशीट चलाते हैं, उसको भी जो है ई फॉर्म में करना है। कोई हार्ड कॉपी की आवश्यकता नहीं हो।
इस पर काम किया जाए और ई ऑफिस का काम जो है बहुत इजी है, आपको दिखता है और उसमें दिखने में बहुत देर नहीं लगता है। तो ये समय बीत गया और अच्छा काम हम लोगों ने किया। संतोष का पर्याप्त आधार है कि विश्वविद्यालय को जिस स्थिति में मुझको विश्वविद्यालय मिला था उससे तो हम लोगों ने बहुत अच्छा एक स्थिति दिला दी और आपके नेतृत्व में और ये आगे बढ़ेगा। और जैसा कि चैलेंज आप लोगों के लिए है कि महीने भर के अंदर 3 तारीख है और 31 तारीख तक जो है ई ऑफिस के रूप में कन्वर्ट हो जाना है, तो आप लोग हो जाएंगे। मतलब लगभग 1.5 माह के अंतराल के बाद आम जनता से मुलाकात का साप्ताहिक कार्यक्रम जनदर्शन चुनावी आचार संहिता समाप्त होने के बाद फिर से शुरू हुआ। कलेक्टर अवनीश शरण ने अपनी साप्ताहिक नियमित जनदर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। जनदर्शन में जिले के आम लोगों के साथ ही बुजुर्ग, महिलाएं एवं किसान अपनी समस्या के निराकरण के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान लोगों ने व्यक्तिगत एवं सामूहिक मामलों को लेकर आवेदन दिया। उन्होंने मिलने पहुंचे हर व्यक्ति से मुलाकात कर उनकी परेशानी पूछी और इनके समुचित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। साप्ताहिक जनदर्शन में मस्तूरी विकासखंड के खैरा जयराम नगर के समस्त ग्रामवासियों ने गांव के कुछ लोगों द्वारा निस्तारी एवं पशुओं को रखने की जगह पर अवैध रूप से अवैध कब्जा करने की शिकायत कलेक्टर से की। ग्राम उर्तुम निवासी भूपेंद्र गौराहा द्वारा अज्ञात लोगों द्वारा घर बनाने, खेती करने और पेड़ काटने संबंधी आवेदन कलेक्टर को दिया। इस मामले को एसडीएम बिलासपुर देखेंगे। रतनपुर तहसील के ग्राम मझवानी निवासी तिलक सिंह द्वारा केंदा केवची सड़क निर्माण के तहत अधिग्रहित जमीन का मुआवजा दिलाने कलेक्टर को आवेदन सौंपा। ग्राम सिंगरे निवासी किसान घनश्याम साहू द्वारा ट्रांसफार्मर खराब होने से खेती के कार्यों में दिक्कतों के समाधान करने के और जल्द ही ट्रांसफार्मर मरम्मत कराने कलेक्टर को आवेदन सौंपा। कलेक्टर ने आवेदन विद्युत विभाग को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। चिंगराजपारा निवासी चंपाबाई साहू द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने आवेदन दिया गया। तखतपुर विकासखंड के ग्राम गनियारी निवासी बलदाव द्वारा 50 डिसमिल जमीन का मालिकाना हक दिलाने कलेक्टर को आवेदन सौंपा। इस मामले को तखतपुर एसडीएम देखेंगे। कलेक्टर अवनीश शरण ने टीएल बैठक में लंबित मामलों और राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए अभी से पेयजल समस्या से निपटने के लिए एहतियात के तौर पर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने हैंडपंप मरम्मत का काम प्राथमिकता से शुरू करने कहा। जनपद सीईओ को इस संबंध में गांववार मरम्मत के लिए सूची तैयार करने कहा। उन्होंने कहा कि पूरा अमला सतर्क रहे। हैंडपंप खराब होने की कहीं से भी सूचना मिलने पर तुरंत मरम्मत कार्य करवाया जाए। उन्होंने पूरे जिले में अभियान चलाकर 30 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के बीपी और शुगर की जांच करने के निर्देश दिए। सीएमएचओ को दिए हैं। अभियान के पहले चरण में सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की बीपी शुगर की जांच की जाएगी। कलेक्टर ने गर्मी के मौसम के मद्देनजर गांव में पेयजल संकट से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश ईईपीएचई और जल संसाधन विभाग को दिए। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त योजना में प्रगति लाने के निर्देश दिए। रिक्त पदों पर जल्द भर्ती करने कहा। स्कूलों में शौचालय मरम्मत का कार्य प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। मंथन सभा कक्ष में हृदय रोग से आपात स्थिति में बचाव के लिए अधिकारी कर्मचारियों को सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद तिवारी द्वारा इकोस्प्रेन और सोबिट्रेट दवा का वितरण किया गया। स्वर्गीय बिसाहुदास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा में उमंग के साथ 2025 का वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया गया था। 22 फरवरी से शुरू हुए इस आयोजन का समापन रविवार को किया गया, जहां अंचल के मेडिकल छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करने कोरबा के नवनिर्वाचित महापौर संजू देवी राजपूत और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पहुंचे, जिन्होंने वार्षिक उत्सव समारोह के अवसर पर सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही विजेता रहे विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
स्वर्गीय विसाहुदास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा के डीन डॉक्टर के सहारे के कुशल नेतृत्व में आयोजित इस वार्षिक उत्सव समारोह में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को सामाजिक तौर पर परिपक्व बनाने और बेहतर कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट के लिए विविध कार्यक्रम किए गए थे, जहां भविष्य के भावी डॉक्टर ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नृत्य, संगीत और नाटक, फैशन शो सहित कई तरह के आयोजन किए गए, जहां भावी डॉक्टरों की मनमोहक प्रस्तुति ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस दौरान कॉलेज के डीन डॉक्टर के सहारे ने बताया कि भविष्य के भावी डॉक्टरों के सर्वांग विकास के उद्देश्य से मुक्त वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया है, जहां बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी आमंत्रित किया गया है। प्रमुख रूप से कॉलेज के स्टूडेंट्स को मानसिक रूप से मजबूत करने कॉलेज प्रबंधन ने जी जान लगाकर उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने प्रयास किया। आपको बता दें, स्वर्गीय विसाहुदास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा के तात्कालिक डीन डॉक्टर के सहारे के पदभार ग्रहण के बाद से ही कॉलेज में स्टूडेंट्स की पढ़ाई को लेकर विविध आयोजन किए जाते रहे हैं। वहीं कॉलेज में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को नए आयाम प्रदान करने लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण वार्षिक उत्सव का सफल आयोजन रहा, जिसमें शामिल होने वाले सभी आम और खास ने उक्त आयोजन की खुले कंठों से प्रशंसा की। देखिए कुछ खास झलकियां। आज का प्रोग्राम हमारा जो वार्षिकोत्सव चल रहा है उसका फाइनल डे है। हमारा जो वार्षिकोत्सव 2025 ये द्वितीय वर्ष है हमारे कॉलेज का जो वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। 22 तारीख से चालू हुआ था, 22 फरवरी से, और आज उसका अंतिम दिन है। 22 से हम लोगों ने 4 दिन का स्पोर्ट्स रखा था, उसके बाद लिटरेरी और फाइन आर्ट्स के प्रोग्राम्स में जो आपने देखा ही है रास्ते में, और आज जो छात्र छात्राएं फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उसका आज परफॉर्मेंस होगा। इस तरह और फिर आज डिनर भी है सभी के लिए, पेरेंट्स के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, तो आज फुल एंजॉय करेंगे हमारे बच्चे। और ये प्रोग्राम से क्या है स्टूडेंट्स में? ये स्टूडेंट्स, हाँ वही बताना चाह रहा था कि इससे उनका मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर का विकास होता है, जो हमारे राज्य और देश के लिए बहुत ही उन्नति का मार्ग होगा। जिसमें आदमी सीखता है, छात्र सीखता है कि किससे कैसा हम बात करें, किस
देश किसी भी हम प्रांत में जाते हैं उसकी विशेषताएं रहती है। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ बहुत भोले लोग हैं हमारे यहाँ के, उसी प्रकार जैसे ये अगर इन भोलापन आ जाए तो किसी भी प्रदेश में जाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि हरियाणा का लैंग्वेज थोड़ा रूड है, Yes. बिहार का लैंग्वेज थोड़ा सा रूड है, पंजाब में थोड़ा सा तोड़ से बोलते हैं, परंतु हमारे यहाँ थोड़ा सा कामनेस है, दयालुपन है, पोलाइटनेस है, वो वहाँ पे जाके सीख सकते हैं लोग कैसा बात करना कैसे। फिर भी हमारे यहाँ जो भी छात्रा हैं पूरे देश के आते हैं, वो जो हरियाणा के बच्चे हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थाना बिला पुलिस ने महज कुछ घंटों में ही हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। मामला ग्राम उड़गन का है, जहां गली में पत्थर हटाने को लेकर हुए विवाद में मृतक खेमराज बंजारे उम्र 27 वर्ष की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार 2 मार्च 2025 की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि खेमराज बंजारे की हत्या हो गई है। थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मृतक घर के बाहर लहूलुहान हालत में पड़ा था। पूछताछ में पता चला कि मृतक का पड़ोसी श्याम अंचल रास्ता ऊंचा करने के लिए पत्थर मिट्टी डाल रहा था, लेकिन कोई पत्थर हटा चुका था। इसे लेकर श्याम अंचल गाली गलौज करने लगा। जब खेमराज ने विरोध किया तो श्याम अंचल, उसके बेटे लक्ष्मण और मुकेश ने डंडा, सब्बल नुमा बर्छी और बोल्डर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान श्याम की पत्नी सीताबाई भी उनका समर्थन कर रही थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों श्याम अंचल, 55 वर्ष लक्ष्मण अंचल, मुकेश अंचल, सीताबाई अंचल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार भी जब्त कर लिया। मामूली विवाद के बाद बीच सड़क पर युवकों के ऊपर जानलेवा हमला करने का मामला प्रकाश में आया है, जहां स्कूटी सवार 5 युवकों ने चाकू और हॉकी स्टिक से हमला कर दिया, जिसकी लिखित शिकायत रामकृष्ण नगर मोपका निवासी यशवंत भारती ने तोरवा थाने में दर्ज कराई।
जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 1 मार्च को वे अपने दोस्त गीतेश कांत हेमंत कुमार के साथ बंगाली चौक तोरवा सोडा पीने गए थे, जहां से वे अपने घर रामकृष्ण नगर मोपका की ओर जा रहे थे। उसी समय करीब रात 10:30 बजे जैसे ही गुम्बर पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, उसी समय तोरवा बस्ती तरफ से सफेद रंग की स्कूटी में सवार 3 अज्ञात युवक प्रार्थी की गाड़ी के सामने अचानक आ गए। इस बीच दोनों पक्षों में विवाद हो गया। कुछ देर बाद स्कूटी में सवार तीनों युवक अपने 2 अन्य साथियों के साथ प्रार्थी के पास पहुंचे और उन पर जानलेवा हमला करने के उद्देश्य से हॉकी स्टिक और चाकू नुमा वस्तु से हमला कर दिया। उक्त मारपीट घटना से हेमंत कुमार के दाहिने साइड के सीने, कमर, गर्दन के पास चोट आई है। वहीं गीतेश को पेट में भी गंभीर चोट आई है, जिन्हें प्रार्थी ने अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां उनका सघन उपचार जारी है। इधर घटना को अंजाम देकर सभी आरोपी धान मंडी की तरफ रवाना हो गए। मामले में प्रार्थी की शिकायत के बाद तोरवा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 1 मार्च को यशवंत भारती ने रिपोर्ट लिखाया है कि वो अपने साथी गीतेश कांत और हेमंत कुमार के साथ स्कूटी से जा रहे थे। तोरवा पेट्रोल पंप के पास जब वो पहुंचे तो दो स्कूटी में कुछ 4-5 लोग थे। वो गाड़ी को ओवरटेक करने के नाम पर उन लोग के बीच विवाद हुआ और वहीं पर उनके बीच मारपीट हुई। किसी धारदार वस्तु से मारपीट के दौरान वार करना बताएं, जिससे उसके सीने पर चोट आई है, जिस पर अपराध क्रमांक 93 कायम करके विवेचना में लिया गया। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ गुटकू में बड़ी कार्रवाई की गई। अवैध रूप से शराब निर्माण करने वाले कोचियों के बेजा मकान को धराशायी कर दिया गया। दरअसल शराब कोचिया केदार लोनिया 3-4 साल पहले गांव के सार्वजनिक उपयोग की जमीन में कब्जा कर पक्का मकान बना लिया था। इस मकान का उपयोग वह अवैध शराब निर्माण में करता था और आसपास के गांव में शराब बेचा करता था। इस जगह पर अवैध रूप से लोगों को शराब भी पिलाया करता था। तहसीलदार श्रद्धा सिंह के नेतृत्व में राजस्व एवं पुलिस की टीम ने गांव पर पहुंचकर बेजा कब्जा को बुलडोजर से ढहा दिया। केदार लोनिया के विरुद्ध आबकारी एक्ट सहित 4 अपराध दर्ज है। इस सिलसिले में वह जेल में निरुद्ध है। इसके अलावा भी गांव में आधा दर्जन और कोचिया चिन्हित किए गए हैं। उनके विरुद्ध भी अगले दिनों में कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में कोनी टीआई नवीन देवांगन, राजस्व निरीक्षक होमेश्वर प्रताप सिंह, पटवारी, कोटवार सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। लाइनमैन दिवस को लेकर न्यायधानी में भी तैयारी पूरी कर ली गई है, जहां मंगलवार को तिफरा स्थित कल्याण भवन में सम्मान समारोह का आयोजन प्रस्तावित है, जहां अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 लाइनमैन का काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। इस मामले में अधीक्षण अभियंता सुरेश जांगड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि लाइन स्टाफ और उनके परिवारजनों को उनके समर्पण तथा जोखिमपूर्ण सेवाओं के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा कि लाइन स्टाफ चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर परिस्थिति में लाइन में जरा भी खराबी आने पर, चाहे वह तार टूटने की खराबी हो, वितरण ट्रांसफार्मर का डीओ जल जाने की खराबी हो या फिर सब स्टेशन में कोई दिक्कत आए, इन सबको ठीक करने में लगे रहते हैं। लाइनमैन का तात्पर्य हेल्पर आदि लाइन स्टाफ भी है। साथ ही लाइन में निकलने वाले एई, डीई व अन्य अधिकारी भी इसमें भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कनिष्ठ अभियंताओं, सहायक अभियंताओं और सभी स्तर के अधिकारियों से अपील की है कि लाइन अमले की सुरक्षा के बारे में समुचित मार्गदर्शन दें। वे सेफ्टी उपकरणों का इस्तेमाल करें। बिजली को व्यवस्थित करने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। मौसम कैसा भी रहे, चाहे 45 डिग्री और टेम्परेचर गर्मी का रहे, चाहे भारी बरसात का रहे या फिर ठंड का समय रहे, वो हमेशा जो है खंभा में, बिजली के खंभे में चढ़कर काम करते हैं। वो ये इंतजार नहीं करते हैं कि भाई जो 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है वो कम होगा तब मैं लोहे के खंभे में चढ़ के काम करूंगा, या पानी बरसात ज़्यादा ही कम होगी तब करूंगा। तो निश्चित रूप से ये जो कार्य है ये लाइनमैन लोग करते हैं और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा हमारे जो बिजली व्यवस्था में बहुत बड़ा लाइनमैन का योगदान है। कल इसको लेकर आयोजन भी किए जाएंगे, क्या उनको सम्मानित किया जाएगा, कुछ निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय स्तर पे कल लाइनमैन दिवस मना रहे हैं। यहाँ से भी, बिलासपुर से भी हम लोग चयन करके लाइनमैन को, लोगों को वहाँ उपस्थिति के लिए भेजे हैं।
किसी सिद्ध स्थान की यात्रा करने से अधिक पुण्य रक्तदान करने से मिलता है। इससे पवित्र कोई दूसरा काम नहीं है। यह मानव सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे लेकर हमेशा से प्रतिबद्ध गनियारी के जनस्वास्थ्य सहयोग अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां गनियारी के जनस्वास्थ्य सहयोग अस्पताल का 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती के पावन पर्व के रूप में मनाया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद एवं प्रमुख रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 70 लोगों के द्वारा रक्तदान किया गया। शिविर का प्रमुख उद्देश्य यह है कि रक्त का उपयोग अलग अलग बीमारियों एवं गंभीर मरीजों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने प्रमुख रूप से संस्था प्रमुख रमन कटारिया सहित हॉस्पिटल प्रबंधन स्टाफ के साथ गुप्ता समाज के विनोद गुप्ता सहित उनकी पूरी टीम ने अहम भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं कक्षा का पहला पेपर सोमवार को पूरे प्रदेश में आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों ने हिंदी विषय का पर्चा भरा। परीक्षा सुबह 9:15 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:15 बजे तक चली। इसमें जिले के 27,526 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनके लिए जिले में 131 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां 21,756 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 951 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। सोमवार को इस बीच परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश मंडल ने दिए थे, जिसके तहत जिले में परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। सोमवार को आयोजित परीक्षा में नकलचियों पर वीडियोग्राफी के साथ ही 6 उड़नदस्ते ने जिले के अलग अलग परीक्षा केंद्रों में दबिश दी, लेकिन उक्त परीक्षा में जिले में एक भी नकलची नहीं पकड़े गए। वहीं इस दौरान परीक्षार्थियों ने बताया कि सारे प्रश्न सिलेबस से आए थे, हालांकि कुछ प्रश्नों ने उलझाया। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दिन और रात के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान 5 डिग्री के पार पहुंच गया। 5 जिलों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटे तक कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई जिलों में दिन और रात के तापमान में वृद्धि हो सकती है। हालांकि 6 मार्च के बाद से एक बार फिर से तापमान में गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं कुछ जिलों में तापमान स्थिर रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने के आसार नहीं है। राजधानी रायपुर समेत बिलासपुर और दुर्ग जिले में भी गर्मी का एहसास होने लगा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।